तुम्हारी वजह से हम सब इस आइलैंड पर फंस गए हैं। कैप्टन को इन्फॉर्म किए बिना तुम हम सबको यहाँ ले आए। अगर हम यहाँ मर गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। भूमि, नेहा, रोहन और प्रनीत आइलैंड के बीचों बीच फंस चुके थे। रात के गहरे अंधेरे में समुद्र के बीचों बीच लंबे घने पेड़ों के अलावा उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उनके कानों में पड़ने वाली सियार और जंगली जानवरों की आवाज उनके दिल के खौफ को और भी बढ़ा रही थी। यहाँ ना जाने कितनी जंगली जानवर हैं। हमें आज की रात यहाँ बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। नेहा के इतने कहते ही उन सभी को झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की हलचल सुनाई दी। उन्होंने जैसे ही पीछे की ओर मुड़कर देखा तो डर के मारे उनका शरीर पूरी तरह कांपने लगा। झाड़ियों के बीच से दो चमकती हुई आंखें बड़े ही भयानक तरीके से उन्हें घूर रही थी। वहाँ कौन है? कौन है वहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। भागो यहाँ से। भूमि की बात सुनकर वो चारों जैसे ही भागने के लिए आगे की ओर बढ़े, तभी उन झाड़ियों में चमक रही वो दो आंखें झपट कर उनके ऊपर गिर पड़ी और वो चारों हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। ये तो जंगली बिल्ली है, हम खामखा इतना डर गए। वो चारों फिर से आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कदमों की एक दबी सी आवाज लगातार उनका पीछा कर रही है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर हमें जाना कहाँ है? हमें कंपास में डायरेक्शन देखकर आगे बढ़ना होगा, वरना अगर एक बार रास्ता भटक गए तो बाहर की तरफ निकलना मुश्किल हो जाएगा। रोहन ने डायरेक्शंस देखने के लिए अपने बैग से कंपास निकाला तो वो कंपास बड़ी ही तेजी से चारों दिशाओं में घूमने लगा और देखते ही देखते कंपास का कांच टूटकर बुरी तरह जमीन पर बिखर गया। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से कंपास कैसे टूट गया? सुनो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, वरना यहाँ खो गए तो मिलेंगे भी नहीं। नेहा कहाँ है? नेहा! अभी तक तो वो यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? वो तीनों इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर नेहा को ढूंढने लगे। तभी उन्हें कुछ दूर से नेहा की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है। नहीं, आवाज उस तरफ से आ रही है। वो सभी आपस में सब कह ही रहे थे कि तभी उन्हें लगा मानो कोई बहुत तेज गति से भागता हुआ अचानक उनके पीछे से गुजरा हो। उन्होंने ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। नेहा, तुम वहाँ ऊपर पेड़ पे क्या कर रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसे लग गया? रोहन की बात सुनकर नेहा बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी और तभी पेड़ पर बैठे सभी पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। भयानक तरीके से हंसते हुए वो एक ही झटके में पेड़ से नीचे कूद गई और उन तीनों की तरफ अपनी भयानक लाल सुर्ख आंखों से देखती हुई बड़े ही डरावने तरीके से मुस्कुराने लगी। प्रणीत, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरे पास आना चाहते हो? इतना कहकर वो अपने हाथ को बुरी तरह मरोड़ने लगी और सुनसान आइलैंड पर उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज बुरी तरह गूंजने लगी और वो फिर से उसी शैतानियत भरी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगी। ये अब हमारी नेहा नहीं है, भागो यहाँ से, वरना ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। वो तीनों जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़े तभी नेहा ने रोहन के पैरों को जकड़कर उसे बुरी तरह जमीन पर गिरा दिया। तभी अचानक एक लकड़ी का गट्ठा आकर नेहा के सर से टकराया और वो रोहन से दूर जाकर गिर पड़ी। मौका मिलते ही रोहन भी उठकर वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर भागने के बाद उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और टॉर्च की रोशनी डालकर उसने जैसे ही नीचे की ओर देखा तो डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। दूर तक फैली जमीन पर इंसानी शरीर के कंकाल बिखरे हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे इंसानों के कंकाल। मुझे जल्द से जल्द भूमि और प्रणीत तक पहुंचना होगा। रोहन जैसे ही वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगा तब भी कौवों के एक झुंड ने आकर उस पर हमला कर दिया और अपनी चोंच से उसके शरीर के मांस को बुरी तरह नोचने लगे।
कौवों की चोट से रोहन के शरीर से खून बहने लगा। तभी वो हिम्मत करके कंकाल के हड्डियों से कौवों को दूर भगाने की कोशिश करने लगा। उसने हड्डियों को उठाकर उनके ऊपर फेंकना शुरू किया और उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भागने लगा। तभी दो हाथों ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कौन है? छोड़ो मुझे। अबे चुप हो जा, हम हैं। दोनों ध्यान से सुनो, ये हमारा आखिरी मौका है। अगर इस बार हम अलग हुए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। हम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। यहाँ अनगिनत इंसानों के कंकाल बिखरे हुए हैं। मुझे इन सब का कारण जंगली जानवर नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहा है। अगर यहाँ जंगली जानवर होते तो हमें अभी तक जरूर मिलते। और जो कुछ भी नेहा के साथ हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। रोहन, तुम मुझसे डरकर भाग क्यों आए? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद कर लिया। आओ, मेरे पास आओ। इतना कहकर वो रोहन की ओर बढ़ने लगी और इस बार उसने अपने गंदे हाथों से रोहन की गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया। और देखते ही देखते कुछ देर बाद रोहन के शरीर पर अनगिनत कीड़े आकर लिपट गए। उस भयानक दर्द के मारे रोहन बुरी तरह चीखने लगा और उसकी चीख से पूरा आइलैंड बुरी तरह गूंज उठा। प्रणीत, हमें रोहन को बचाना होगा। हम कैसे उसकी मदद करें? हम कुछ नहीं कर सकते भूमि, हमें कुछ भी करके अपनी जान बचानी होगी। उनकी बात सुनकर नेहा उन दोनों की ओर बढ़ी और अपनी गर्दन की हड्डियों को चटकाती हुई खूंखार जानवर की तरह उन पर झपटने लगी। तभी भूमि प्रणीत का हाथ पकड़कर तेज तेज ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप अपने कानों में पड़ते ही नेहा का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वो उस जाप को बंद करने के लिए भूमि की ओर देखकर बुरी तरह चीखने लगी। बंद करो इसे, बंद करो। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को मैं। इसी वक्त बंद करो इस जाप को। भूमि के साथ साथ अब प्रणीत भी तेज आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी अचानक उन दोनों को अपने शरीर में से एक अलौकिक ऊर्जा महसूस हुई। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबी सी आवाज में कुछ बताना चाहती हो। वो दोनों उस दबी सी आवाज को ध्यान से सुनने लगे। उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ो। उस आवाज को सुनकर वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे आगे की ओर बढ़े। हमें उत्तर दिशा की ओर जाना है, लेकिन हम उत्तर दिशा का पता कैसे लगाएं? हमारे पास तो कंपास भी नहीं है। वैसे तो चांद हर रोज हल्की सी दिशा बदलता है, लेकिन आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात चांद उगने के बाद पूर्व दिशा में स्थित रहता है। अगर पूर्व दिशा का पता चल गया तो उत्तर दिशा का पता तो हमें लग ही जाएगा। इतना कहकर उन्होंने जैसे ही आसमान की ओर देखा तो उन्हें घने काले आसमान की सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। ये कैसे पॉसिबल है? पूर्णिमा की रात को आसमान में चंद्रमा ना हो, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये सब उसी का साया है। मंत्र का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। उन दोनों ने जैसे ही फिर से मंत्र का जाप करना शुरू किया, तभी आसमान की काली घटाएं छटने लगी और देखते ही देखते घने काले आसमान के पीछे से चंद्रमा की रोशनी बिखरने लगी। दिख गया चांद, इसका मतलब वो दिशा उत्तर है। चलो। वो दोनों जैसे ही उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही चमगादड़ों का झुंड उन पर हावी हो गया और उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करने लगा। प्रणीत, हमें जाप करते रहना होगा। यहाँ जो भी शैतानी शक्ति है उसे बस भगवान की शक्ति से हराया जा सकता है, इसलिए जाप करो। उन्होंने जैसे ही दोबारा से जाप करना शुरू किया, वैसे ही साए की तरह मंडरा रहे सभी चमगादड़ अचानक वहां से गायब हो गए और तभी कुछ दूरी पर उन्हें बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ी। वो दोनों मंत्र का जाप करते हुए उस रोशनी की ओर बढ़े और उस गुफा के अंदर गए। उस गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई पड़ी। तभी उन दोनों की नजर वहां पर स्थापित शिवलिंग पर पड़ी। वो दोनों शिवलिंग की ओर बढ़े और भगवान के आगे नतमस्तक होकर उनसे मदद की गुहार करने लगे। तभी शिवलिंग के पास उन्हें एक किताब रखी हुई दिखाई दी। प्रणीत ने उस किताब को अपने हाथों में उठाया और उसे खोलकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। इस किताब को पढ़ के मुझे सब समझ आ गया है। पिछले 300 सालों से ये आइलैंड श्रापित है। यहाँ के राजा को धन संपदा में बहुत लालच था। वो हर द्वीप पे आक्रमण करके बल से ही नहीं तो छल से उनके धन कोष को लूटने लगा था। यहाँ तक कि कुंवारी लड़कियों को भी अपने साथ अपने राज्य में उनका अपहरण करके लाने लगा था। बहुत बुरे काम किए थे उसने, इतना कि शायद नर्क में भी हर एक सजा का भागी बना था।
लेकिन इस सब का इस आइलैंड के श्राप से क्या लेना देना है? एक बार एक ब्राह्मण की कुंवारी बेटी का अपहरण करके दुष्कर्म किया उस जल्लाद ने और उसे मार के उसके पिता के पास उसके मृत शरीर को भिजवा दिया उस पापी ने। ब्राह्मण ने जब अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा तो राजा के दरबार में पहुंच के उसने श्राप दिया कि 1 माह के अंदर वो और उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और उस द्वीप पे जो भी आएगा उस पर शैतान अपना कब्जा करके उसे नष्ट कर देंगे। इसका मतलब कि हम भी मारे जाएंगे। रोहन और नेहा की तरह वो शैतान हमें भी मार देगा। पता नहीं, इस किताब में लिखा है कि जिस इंसान पे सबसे पहले शैतान हावी हुआ है, अगर उस इंसान का महादेव के इस त्रिशूल से अंत कर दिया जाए तो यह आइलैंड हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम हमेशा के लिए उस इंसान को खो देंगे। इसका मतलब है हमें महादेव के इस त्रिशूल से नेहा को मारना होगा। लेकिन तुम तो उससे शादी करने वाले थे ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। नेहा तो पहले ही मर चुकी है भूमि। जिस समय शैतान ने उसके शरीर पे कब्जा किया था उसकी जान तो उसी वक्त चली गई थी, लेकिन आज के बाद इस श्राप की वजह से किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े, इसलिए हमें ऐसा करना होगा। प्रणीत की बात सुनकर भूमि ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया और वो दोनों महादेव के उस त्रिशूल को लेकर उस गुफा से बाहर निकल गए। हम नेहा को ढूंढेंगे कैसे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। प्रणीत ने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाला और अपने हाथ पर एक घाव किया। उसके हाथ से टपक रहे खून की महक से नेहा के शरीर में छिपा वो शैतान वहां आ पहुंचा, लेकिन उसने जैसे ही प्रणीत के हाथों में महादेव के त्रिशूल को देखा तो वो बौखलाकर प्रणीत पर झपट पड़ी और वो त्रिशूल प्रणीत के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसने भूमि को एक जोरदार धक्का मारा तो भूमि दूर एक पेड़ से जाकर टकरा गई और उसके सर पर गहरी चोट लग गई। वो बड़ी ही बेरहमी से प्रणीत की गर्दन को बहुत जोर से दबाने लगी। प्रणीत का पूरा शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। तभी पीछे से उसके शरीर में किसी चीज से बहुत तेज प्रहार हुआ। भूमि ने महादेव के त्रिशूल को उठाकर उसके शरीर के आर पार कर दिया और देखते ही देखते वो बेसुध होकर गिर पड़ी। चोट लगने के कारण भूमि के शरीर में भी अब कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। मोबाइल के लास्ट सिग्नल से कैप्टन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चला। नेहा, प्रणीत और रोहन तीनों के पार्थिव शरीर को जला दिया गया। अपनी आंखों के सामने भूमि ने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था। भगवान के आशीर्वाद से वो उस आइलैंड को उस श्राप से मुक्त कर वहां से जिंदा तो लौट गई थी, लेकिन उसके लिए उसे अपने 3 दोस्तों की जिंदगियां गंवानी पड़ी, जिसे शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। आधी रात का समय था। शहर से दूर पुराने शमशान में एक महिला मिट्टी की एक भयानक दिखने वाली मूर्ति बनाकर उसके सामने बैठी शैतान का आवाहन कर रही थी। कुछ देर बाद महिला के सामने रखी हुई मानव खोपड़ी की आंखें लाल लाल चमकने लगी और अपनी पतीसी को हिलाते हुए वह खोपड़ी भयानक हंसी हंसने लगी। स्वागत है मेरे मालिक। इस दुनिया में अंधेरा कायम रखने के लिए आपका स्वागत है। तुम्हारे आह्वान को मैं स्वीकार करता हूँ रक्षा। मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर मानव रूप में दुनिया में आऊंगा। उसके बाद हम दोनों मिलकर इस दुनिया में अंधेरा फैलाएंगे। कुछ देर बाद खोपड़ी सामान्य हो जाती है। अपना सामान समेटकर रक्षा भी वहां से अपने घर चली जाती है। अपने मकसद में सफल होने के लिए रक्षा एक सीधी साधी लड़की बनकर गांव में रहने वाले अनाथ दीपक के साथ अपना मेल जोल बढ़ाने लगती है। दीपक भी जल्द ही रक्षा के बहकावे में आ जाता है और उसके प्रेम पाश में उलझ जाता है। कुछ दिन बाद दीपक और रक्षा की शादी हो जाती है। दीपक, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये घर छोड़कर कहीं नई जगह जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करें। दीपक रक्षा की असलियत से अनजान था, इसलिए वह रक्षा के साथ एक नए घर में जाने को तैयार हो जाता है। रक्षा, ये कैसा घर है? यहाँ से तो गांव भी 2 मील दूर है।
एक तरफ शमशान है और दूसरी तरफ घना जंगल। क्या तुम्हें सचमुच लगता है हमें यहाँ रहना चाहिए? दीपक, ये मेरे पिता का मकान है। वो चाहते थे कि मैं अपने नए जीवन की शुरुआत इसी घर से करूं। ऐसा समझ लो कि ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। रक्षा के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीपक आगे कुछ नहीं कह पाता और रक्षा के साथ उस घर में रहने लगता है। उनकी शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे। आधी रात का समय था। अचानक ही दीपक को शमशान भूमि से कुछ अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था बाहर जंगली जानवर सुर में सुर मिलाकर रो रहे हों। वो भयानक आवाजें सुनकर दीपक का दिल दहल रहा था। जानवरों की आवाज के साथ साथ किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। डर से दीपक का गला सूखने लगा था। अपने गले को तर करने को जैसे ही वह बिस्तर से उठा, उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी रक्षा उसके बिस्तर पर नहीं है। हे भगवान, इतनी रात को रक्षा कहाँ चली गई? कहीं रक्षा किसी खतरे में तो नहीं है? दीपक दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। दीपक दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गया। बाहर हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही पेड़ के ऊपर से दो चमकती हुई आंखें आकर दीपक के ऊपर कूद पड़ी। दीपक के मुंह से चीख निकल गई थी क्योंकि वो आंखें एक काली बिल्ली की थी जो न जाने क्यों दीपक के ऊपर कूद गई थी। खुद को संभालते हुए दीपक 2-4 कदम आगे बढ़ा तो सामने ही उसे शमशान दिखाई देने लगा। शमशान की चुप्पी दीपक के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। तभी उसे सामने से कोई साया अपनी ओर आता दिखाई देने लगा। अंधेरा होने के कारण दीपक चेहरा देखने में समर्थ नहीं था, लेकिन पायल की लगातार आती छम छम की आवाज से इतना समझ आ रहा था कि वह अवश्य ही कोई स्त्री है। दीपक पेड़ की ओट में छिपकर खड़ा हो गया। छिपकर उसने देखा कि वह स्त्री कोई और नहीं, उसकी पत्नी रक्षा थी। रक्षा के होठों पर खून लगा हुआ था और किसी राक्षसी की तरह उसके नाखून पैने और लंबे दिखाई दे रहे थे। उसके नाखूनों से भी टप टप खून बह रहा था। अरे अरे, ये हो क्या रहा है? आधी रात को रक्षा कहाँ से आ रही है और उसके मुंह पर खून कैसे लगा है? दीपक भी रक्षा के पीछे पीछे अपने घर में घुस जाता है। रक्षा, ये तुम आधी रात को आखिर कहाँ गई थी? दीपक, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकल गई थी। तो फिर ये तुम्हारे मुंह पर क्या लगा हुआ है? अरे कुछ भी तो नहीं। दीपक देखता है कि अब रक्षा का मुंह बिल्कुल साफ हो गया है और उसके नाखून भी बिल्कुल सामान्य लग रहे हैं। दीपक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ पल पहले उसने जो देखा था वो सच है या अब जो वो देख रहा है वह सच है। काफी रात हो गई है दीपक, सो जाओ, हम कल बात करते हैं। परेशान होकर वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया था। एक दिन रक्षा दीपक को बताती है कि वह माँ बनने वाली है। रक्षा के माँ बनने की खबर सुनकर दीपक बहुत खुश हो जाता है। रक्षा, मैं तो दिन में काम पर चला जाता हूँ, तुम यहाँ पर घर पर अकेली ही रह जाती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये कुत्ता लेकर आया हूँ। रक्षा का पेट हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा था, जबकि उसकी सेहत गिरती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। रक्षा, अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं और अभी से तुम्हारा पेट निकल गया है। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ये? अरे ये तो अच्छी बात है ना, पेट बढ़ रहा है मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है। एक दिन दीपक दोपहर में अचानक घर लौट आता है। घर पहुंचकर जब वह अपने कमरे में जाता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसके कमरे में फर्श पर उसका पालतू कुत्ता खून से लथपथ पड़ा हुआ था और रक्षा अपने लंबे लंबे नाखूनों से फाड़ फाड़ कर उसे खा रही थी। रक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, तुम मेरी रक्षा नहीं हो सकती। सच बताओ, कौन हो तुम
और मेरी रक्षा कहाँ है? ठीक है, आज तू पूरा सच सुन ही ले। वैसे भी तेरी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। मेरे मालिक के आने का समय हो चुका है। मैं कोई रक्षा बक्षा नहीं हूँ। मेरा नाम नीलम्बरी है और मैंने तुझसे शादी बस अपने मालिक को इस दुनिया में लाने के लिए की है। तू बार बार पूछता था ना, मेरा पेट 5 महीने में इतना बड़ा कैसे हो गया? तो सुन, मेरा पेट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि मेरे पेट में कोई इंसानी बच्चा नहीं है। शैतान है, शैतान। कुछ ही पलों में वो आने वाला है। जानता है मेरे मालिक की खास बात क्या है? वो नरभक्षी है। तेरे जैसे नर्म शरीर वाले इंसानों का मांस खाकर वो बहुत खुश होते हैं। अचानक ही रक्षा का रूप बदलने लगता है और उसके दांत टेढ़े मेढ़े होकर उसके मुंह से बाहर तक निकल जाते हैं। उसका सुंदर चमकता रंग धुएं की तरह काले रंग में बदल जाता है और चेहरे पर जगह जगह झुर्रियां दिखाई पड़ने लगती है। अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखकर दीपक घबरा जाता है और वहां से उल्टे पांव भागने की कोशिश करने लगता है। तभी रक्षा की उंगलियों के नाखून लंबे होने लगते हैं और तलवार की तरह दीपक की गर्दन में धंस जाते हैं। दीपक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। दीपक को कुर्सी से बांधने के बाद अचानक ही रक्षा दर्द से चिल्लाने लगती है। दीपक अपनी विस्मय से खुली हुई आंखों से सब कुछ देख रहा था। कुछ ही पलों में एक भद्दी और डरावनी शक्ल वाला राक्षस जमीन पर लेटा हुआ था। उस राक्षसी बालक के लंबे लंबे नाखून और लाल आंखें थी। उसका पूरा शरीर किसी छिपकली के जैसे चपटा और धारीदार था। उस बालक की एक लंबी पूंछ भी दिखाई दे रही थी। मेरे मालिक का इस दुनिया में स्वागत है। नरभक्षी आ गया नरभक्षी। अब हम राज करेंगे इस दुनिया पर। मेरे मालिक, आपकी भूख शांत करने के लिए मैंने भोजन का प्रबंध किया है। ये लीजिए। रक्षा दीपक की ओर इशारा करती है। उसके इशारा करते ही नरभक्षी बालक लपक कर दीपक के सीने पर चढ़कर बैठ जाता है और देखते ही देखते अपने लंबे नाखूनों से उसके शरीर को चीर फाड़ देता है। दीपक के शरीर का मांस खाने के बाद अमावस्या तक आपको 2 और इंसानों का मांस खाना होगा, जिससे आपका शरीर विकसित होकर वयस्क हो जाए। मैं अमावस तक इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी मांस चाहिए। नरभक्षी की बात सुनकर रक्षा उसे गोद में लेकर कब्रिस्तान की ओर निकल जाती है। वहां जाकर वे दोनों दफनाए हुए शवों को निकालकर खाने लगते हैं। रात्रि के तीसरे पहर कब्रिस्तान में शवों को नोच नोच कर अपनी भूख मिटाते उन्हें एक अघोरी देख लेता है। इंसानी मांस को तो इस तरह से नोच नोच कर सिर्फ एक नरभक्षी ही खा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने नरभक्षी को इस दुनिया में बुला लिया हो? अघोरी बाबा जानते थे कि यदि एक बार नरभक्षी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया तो वह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एक बार नरभक्षी मानव मांस का भक्षण करना शुरू कर देता है तो उसकी ताकत और आकार बढ़ता ही जाता है। असीमित शक्तियां प्राप्त करने के बाद नरभक्षी को रोक पाना संभव नहीं है। इस नरभक्षी को अभी खत्म करना होगा क्योंकि इसके पास अभी शक्तियां नहीं हैं। हाँ, लगता है गुरु जी के द्वारा दिए गए उस हस्ती शस्त्र का प्रयोग करने का समय आ गया है। अघोरी बाबा के गुरुदेव ने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा था। अपना शरीर छोड़ते समय उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि उनके मरने के पश्चात उनके शरीर की अस्थियों से एक अस्त्र का निर्माण किया जाए। भविष्य में वह अस्त्र किसी दुष्ट राक्षस को खत्म करने में काम आएगा। इसका मतलब गुरुजी को आभास था कि भविष्य में नरभक्षी का धरती पे जन्म होगा, इसलिए उन्होंने उसे निपटाने का अस्त्र मुझे पहले ही बता दिया था। अपने गुरु का दिया अस्त्र लेकर बाबा नरभक्षी की ओर बढ़ने लगते हैं।
नरभक्षी गुस्से में बाबा की ओर देखता है, जिससे बाबा उछलकर दूर जा गिरते हैं। बाबा को जमीन पर गिरा देख नरभक्षी और रक्षा जोर जोर से हंसने लगते हैं। नरभक्षी जानवर की तरह लपकते हुए बाबा की सीनी पर बैठ जाता है और अपने नाखूनों से उनके शरीर पर एक के बाद एक वार करने लगता है। बाबा आंखें बंद करके अपने गुरु का स्मरण करते हैं और वह अस्त्र लेकर नरभक्षी के सीने में घोंप देते हैं। कुछ देर तक तड़पने के बाद नरभक्षी फिर से उठ खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या हो रहा है? गुरुदेव ने तो कहा था उनके अस्त्र से इस राक्षस का अंत होगा, लेकिन ये तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अघोरी बाबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नरभक्षी से ध्यान हटाकर एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरुदेव को याद किया। बंद आंखों में ही बाबा को उनके गुरुदेव ने दर्शन दिए और कहा, सत्यनारायण, इस राक्षस को मारने से पहले इसकी माँ को खत्म करना होगा। इसकी माँ के मरते ही इसकी शक्तियां अपने आप ही कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद ही तुम इसे खत्म कर पाओगे। गुरुजी से मार्गदर्शन पाकर अघोरी बाबा दौड़ते हुए अस्त्र लेकर रक्षा की तरफ जाते हैं और रक्षा के सीने में घोंप देते हैं और एक जोरदार चीख के साथ रक्षा जमीन पर गिर पड़ती है। रक्षा के खत्म होते ही नरभक्षी वापस शिशु रूप में आ जाता है। नरभक्षी की शक्तियों को कमजोर होता देख बाबा अस्त्र लेकर नरभक्षी की ओर आते हैं और उसके सीने में अस्त्र मारकर उसका भी अंत कर देते हैं। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। अचानक से कोहरे से चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, जिसे देखते ही मेरे शरीर का सारा खून जैसे सूख जाता है। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। कभी कभी पूरी रात भर मुझे जंगलों में ही रहना पड़ता था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई। दिसंबर का महीना था। कल ही मुझे ऑफिस से ट्रांसफर ऑर्डर आया था। मुझे दूसरे दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सख्त आदेश दिए गए थे। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। मेरी पोस्टिंग मनाली के घने जंगल में की गई थी। मेरे परिवार में मेरी सुंदर पत्नी और मेरी 15 साल की बेटी थी। अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर ने मेरी पत्नी को विचलित कर दिया। आरती मेरी तरफ देखकर बोली, ये क्या है राहुल? अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे हाँ, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अचानक आए ट्रांसफर ऑर्डर को मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जरूर ही इसकी कोई वजह रही होगी। हमें कल ही निकलना होगा। लेकिन इतनी जल्दी हम वहाँ पर रहेंगे कहाँ? घर का इंतजाम इतनी जल्दी कहाँ से होगा? अरे उसकी तुम चिंता मत करो। सरकार ने मुझे वहाँ रहने के लिए एक घर दे दिया है, तो घर ढूंढने की हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी कार से मनाली की ओर रवाना हो गया। मनाली तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मुझे सुनसान एरिया में घर दिया गया था, जहां से शहर कम से कम 10 किलोमीटर दूर पड़ता था। चारों तरफ कोहरा फैल चुका था। ठंड अपनी चरम सीमा पर आ चुकी थी। मैं अपनी कार से बाहर निकलकर उस घर को गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उस घर को देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ऊंची पहाड़ी के घने जंगल के बीच आखिरकार ये घर किसने और क्यों बनवाया होगा। तभी अचानक मुझे कोहरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, कभी कभी रात भर जंगलों में ही रह चुका था, पर पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ गई। अचानक पीछे से मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने घबराकर पीछे की ओर देखा। अब क्या इस घर को ऐसे ही घूरते रहोगे या अंदर भी चलोगे? कितनी बार कहा है ऐसी नौकरी मत किया करो। हमें इस सुनसान जंगल में लाकर छोड़ दिया है, और तुम्हारे चेहरे पे ये डर कैसा? मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ नहीं, लंबे सफर की थकान है। मेरी पत्नी की बात कहा मेरी बेटी तानिया ने भी समर्थन किया। मम्मा सही कह रही है पापा। मुझे तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नजर नहीं आती। मुझे तो स्कूल जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, चलो अंदर चलते हैं। इतना बोलकर मैंने घर के दरवाजे पर लगे ताले को खोल दिया। मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने उन आंखों को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। ये वही आंखें थी जो कुछ सेकंड पहले मैंने कोहरे में देखी थी। घर के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में वो आंखें बल्ब की तरह चमक रही थी। अचानक घर की लाइट ऑन हो गई
और मेरे सामने एक 40 वर्षीय औरत खड़ी हुई हम सब लोगों को देख रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे आई? मेरा नाम बिंदिया है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग आने वाले हैं। मैं यहाँ की साफ सफाई करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ। मेरा पति बाजार में कुछ सब्जी लेने गया है। यहाँ से शहर थोड़ा दूर है ना। उस औरत की बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे बोलने से पहले मेरी पत्नी ने औरत से कहा, लेकिन घर के बाहर तो ताला लगा था, तो फिर तुम अंदर कैसे हो? मेरी पत्नी की बात सुनकर वो औरत रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों मुझे उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी दहशत नजर आई। वो बोली, दरअसल मेम साहब, इस घर के 2 रास्ते हैं। आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हो ना। एक दरवाजा आप लोगों के लिए है और दूसरा दरवाजा हम नौकरों के लिए, जो पीछे की तरफ है। तुम्हारा पति सब्जी लेकर आ जाए तो तुम खाना बना देना। हम सुबह से भूखे हैं। आइए, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। इतना बोलकर वो हम सबको घर दिखाकर किचन की तरफ चली गई। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ अजीब सी है ये बिंदिया। आरती हंसते हुए मेरी ओर देखकर बोली, इसमें अजीब क्या है? वो एक औरत है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि वो एक औरत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका व्यवहार एक रोबोट की तरह लगा। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं। उस रात हम सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन मैं उठकर अपने काम पर चला गया और ऐसे ही हमें वहां पर कुछ दिन बीत गए। लेकिन एक बात मैंने नोट की कि बिंदिया मेरी पत्नी और बेटी से बहुत घुल मिल गई थी। हालांकि ये नॉर्मल बात थी, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लगता था। सच तो ये है कि मैं जब भी उस घर के करीब रहता था तो एक अनजान डर मन में सताता रहता था। बिंदिया का पति मनोज बहुत कम ही वहां पर रहता था। एक दिन जब मैं अपने काम से घर की तरफ लौटा तो मैंने देखा कि घर की सारी लाइटें बंद थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई परछाई बड़ी तेजी से चलती हुई बाहर निकल गई हो। मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की, मगर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ठीक बगल के कमरे में से मेरी पत्नी और बेटी की आवाजें आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बिंदिया घोड़ा बनकर जमीन पर बैठी हुई थी और मेरी पत्नी और बेटी उसकी पीठ पर बैठी हुई पागलों की तरह हंस रही थी। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। उस वक्त मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, मगर रात में मैं अपनी पत्नी से बोला, ये सब क्या है आरती? तुम बिंदिया की पीठ पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि तुम कोई 10 साल की बच्ची हो। हालांकि बात मैंने नॉर्मल अंदाज में ही की थी, लेकिन आरती मेरी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई। मैंने देखा कि उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसके बदले अंदाज को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। आरती मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसने बड़े गुस्से से मुझे देखकर कहा, तुम दिन भर घर के बाहर क्या करते रहते हो? क्या कभी मैंने तुमसे पूछा है? कुछ देर बिंदिया के साथ हंसी मजाक कर लिया, तुम तो मुझसे सवाल करने लगे। अरे मैं तो केवल तुमसे इस वजह से कह रहा था कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, हमारी 15 साल की बेटी है। मगर आरती उस रात गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकलकर तानिया के कमरे में सोने चली गई। मैंने एक और बात नोट की कि तानिया शुरू में स्कूल की एक दिन भी छुट्टी नहीं करती थी, मगर अब तानिया ने स्कूल जाना ना के बराबर कर दिया था। इन सारी बातों ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। मैंने कई बार अपने ऑफिस में यहाँ से ट्रांसफर लेने की बात की, मगर हर बार मुझे एक ही जवाब मिल जाता कि कुछ दिनों बाद आपका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाएगा। उस दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था कि तभी मुझसे मिलने मेरा बचपन का दोस्त अर्जुन मेरे पास आ गया। अपने दोस्त को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैं बड़े खुश होते हुए उससे बोला, अरे आज इतने दिनों बाद अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? अरे मनाली घूमने आया था अपनी फैमिली के साथ, सुना कि तेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है, इसलिए तुझसे मिलने के लिए चला आया। और बता, भाभी कैसी है? मैं अर्जुन को कोई भी बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने बात को टालने के अंदाज में उससे कहा, बिल्कुल सही है। तभी मेरे ऑफिस में एक बूढ़ा व्यक्ति एक औरत को लेकर आया। मैंने देखा वो औरत अधेड़ उम्र की थी। उस आदमी ने मेरी ओर देखकर कहा, मेरा नाम दीनू है साहब, और ये मेरी पत्नी है। आप जिस सरकारी घर में रह रहे हैं वहां पर मुझे कुछ दिनों पहले सूचना दी गई थी कि आप लोग आने वाले हैं। मेरी पत्नी बीमार पड़ गई थी, इस वजह से वो काम पर नहीं आ पाई। दिनों की बात सुनकर मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा।
मैं एक झटके में अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दीनू की ओर गौर से देखकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा इधर उधर देखने लगा और हकलाते हुए हाथ जोड़कर बोला, सच तो ये है बाबू साहब कि अभी अभी मैंने जो कुछ बोला था वो झूठ बोला था। मुझे माफ करना। दरअसल आप जिस घर में रह रहे हैं वो इस सारे इलाके में भूतिया घर के नाम से मशहूर है। तमाम अफसर वहां पर आए और चले गए, बेचारे बहुत से तो लापता हो गए। इसी वजह से मेरी पत्नी वहां पर काम करते हुए घबराती है, लेकिन पेट की आग भी बुझानी है साहब। मजबूरी में आज मुझे अपनी पत्नी को लेकर आना ही पड़ा। 5 साल से तो वो घर बंद ही पड़ा है। पता नहीं उस भूतिया घर में आपने साफ सफाई कैसे करवाई होगी, उसकी तो बरसों से साफ सफाई भी नहीं थी। उसकी बात सुनकर मैंने बेचैनी में उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन वहां पर तो पहले से ही नौकरानी मौजूद है, बिंदिया नाम है उसका, और वो तो मेरी पत्नी के साथ बहुत घुल मिल गई है। बिंदिया का नाम सुनकर दीनू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उस अधेड़ उम्र की औरत की आंखें खौफ से फट गई। दीनू डरते हुए कपकपाती आवाज में बोला, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है साहब? बिंदिया को तो मरे हुए 25 साल हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी साहब, मैं गलत नहीं कह रहा। बिंदिया आज से 25 साल पहले अपने पति मनोज के साथ वहां पर काम करती थी। शादी के कई सालों बाद भी उसकी कोई औलाद नहीं हुई और इसीलिए उसने और उसके पति ने काला जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया। शैतान को खुश करने के लिए दोनों ने निर्दोषों की बलि देना शुरू कर दिया। जब इस बात का पता यहाँ के अफसरों को लगा तो उन्होंने मनोज और बिंदिया को जिंदा जमीन में दफना दिया। साहब, उन दोनों की कब्र आज भी उसी घर के पीछे झाड़ियों में मौजूद है। दीनू की बात सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गया। मेरे दिमाग में सारी बात आईने की तरह साफ हो चुकी थी। मैं बगैर देरी किए हुए ऑफिस से बाहर निकल गया और मैंने अपनी कार स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से घर की ओर बढ़ा दी। आसमान में काली घटा छाई हुई थी, जोरों से बारिश होने लगी थी। कुछ ही देर के बाद मैं घर पहुंच गया, मगर जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा मैंने देखा कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाल फैले हुए थे। गंदे सोफों को देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कि बरसों से उस घर में किसी ने कदम ही ना रखा हो। तभी मुझे मेरी बेटी और मेरी पत्नी की हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने पागलों की तरह पूरे घर में उन दोनों को तलाश किया, मगर उन दोनों का नामो निशान तक नहीं मिला। घर के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक अंधेरे में मुझे चमकती हुई 6 आंखें दिखाई दी। मैं समझ गया कि 4 चमकती हुई आंखें मेरी बेटी और मेरी पत्नी की है। मैं पूरी तरह से चीखने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने बिंदिया आकर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा बेहद भयानक अंदाज में चमक रहा था, मगर मैं ये देखकर कांप गया। मेरी आंखों के सामने बिंदिया के ठीक बगल में मेरी बेटी और मेरी पत्नी भी आकर खड़ी हो गई और मुझे शैतानों वाले अंदाज में घूरने लगे। मेरी बेटी और मेरी पत्नी के चेहरे भी भयानक हो चुके थे। तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने फुर्ती से पलटकर देखा तो वहां सामने मनोज भयानक चेहरा लिए हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े मुझे देखकर हंस रहा था। ये देखकर मेरी सांस रुकने लगी थी। अचानक मनोज ने मेरे गले को पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, तुम्हारी पत्नी और बेटी की बलि को शैतान ने स्वीकार कर लिया है। अचानक मैं खुद को अंधेरे की गहराइयों में गिरता हुआ महसूस करने लगा। कुछ ही सेकंड के बाद मुझे बेहोशी छाने लगी और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को घर के बाहर बैठा हुआ पाया। मेरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। ये वही कुल्हाड़ी थी जो मैंने बिंदिया के पति मनोज के हाथ में देखी थी। सामने मेरी पत्नी और बेटी की कटी हुई लाश पड़ी हुई थी और मेरे चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी। एक पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखकर कहा, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राहुल। मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। यह सुनकर मैं चीखने लगा और लोगों को सारी सच्चाई बताने लगा, मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अदालत में मेरे बचपन के दोस्त अर्जुन ने बयान दिया
कि उसने खुद मुझे कुल्हाड़ी से मेरी पत्नी और बेटी की हत्या करते हुए देखा है। मैं आज भी जेल में हूं। मुझे जेल में रहते हुए आज 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। मैं आज भी लगातार उस भूतिया घर के बारे में सोचता रहता हूं और याद करने की कोशिश करता हूं कि मैंने कब अपनी बेटी और पत्नी की हत्या की।